नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसमें हम आज की क्लास में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपके पॉलिटी के 6 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं लगभग। आपके संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, अनुसूचियाँ एवं भाग, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पिछली क्लास में हमने कवर किया था। और आपको बता दें कि आपके ज्योग्राफी की क्लास अभी भी कंप्लीट हो चुकी हैं सभी टॉपिक। और ये जो आपको हम कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं ये इतना बेहतरीन कंटेंट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे और कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप ध्यान से क्लास देखते हो तो वाकई आप पाओगे कि बेहतरीन कंटेंट है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये प्रधानमंत्री जो है इसके बारे में आपके भाग 5 में लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। जबकि सभी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो आपके प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। तो यानी सत्ताधारी दल होता है, पार्टी होती है, उसका नेता कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल बाद में, 5 साल का कार्यकाल होता है। इसके बाद में लोकसभा के चुनाव से सत्ताधारी दल का नेता जो चुना जाता है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2024-29 जो लोकसभा है उसका 2024 में हुआ। 2024 में चुनाव में 543 सीटें बहुलवादी व्यवस्था पर आधारित हैं। कुल सीटों का 50% प्लस 1, यानी आधी से एक भी संख्या अगर देखें, 50% प्लस 1, जो भी पार्टी सीटें लेके आती है उसी पार्टी का क्या बनेगा? पीएम बनेगा। आप सभी जानते होंगे। देखिए, एक तो होती है बहुमत की सरकार, जिसमें एक तरफा कोई भी पार्टी अगर इतने पार्टी सीटें लेके आती है तो वो उसके पार्टी सरकार में आती है और उसका सत्ताधारी नेता जो होगा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। और अगर एक पार्टी इतनी सीटें नहीं लाती है तो वो किसी अन्य पार्टी के साथ में मिलकर के गठबंधन करके सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन या लोकसभा हो या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जो बने वो आपके लोकसभा से ही चुनाव जीतने के बाद में सांसद बन के हो वो प्रधानमंत्री बने। वो राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा सदस्य भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई का भी सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री भाग 5 में दिया गया है आर्टिकल 74, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में आपके आर्टिकल 75 में ये प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 352 जिसमें कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किसका? कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है सिर्फ एक बार। आर्टिकल 74(1) राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यह आर्टिकल 74(1) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन 1978 पुनर्विचार के लिए भेजा सकता, वापस आने पर बाध्य होगा। राष्ट्रपति जो है एक बार किसी भी चीज़ को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसके बाद में वापस अगर आती है तो उसको मानना ही पड़ेगा मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो। आर्टिकल 74(2) मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दी है न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। न्यायालय कोर्ट जो है उसकी जांच नहीं कर सकता। आर्टिकल 75(1)(a) प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति करेंगे। देखिए, 75(1)(b) मंत्रिपरिषद कुल लोकसभा सीटों का 15% पीएम सहित से ज़्यादा नहीं होगा। यानी 15% से ज़्यादा नहीं होगा। मंत्रिपरिषद में कुल जो लोकसभा सीटें होंगी उसके 15% सदस्य इसके अंदर होंगे मंत्रिपरिषद में।
इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पीएम सहित 15%। 543 इसका 15% जो है 91 संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2003 के इससे बताया गया कि 15% ही मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे कुल लोकसभा सीटों का। दिल्ली के लिए आपके 10% है। कितनी है? दिल्ली के लिए 10%। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सदन का नेता होता है, लोकसभा का हो सकता है और राज्यसभा का यदि सदस्य हो। प्रधानमंत्री जिस भी सदन का सदस्य होता है उसी सदन का नेता होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जो अब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उनसे जुड़ी हुई जानकारी, फैक्ट जो हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, भारत के अब तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल रहा था 1947 से 1964 तक। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष और 9 माह 13 दिन का कार्यकाल इनका रहा। एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों हुए थे। भारत का प्रथम विदेश मंत्री, ये भी आपके कौन थे? विदेश मंत्रालय भी इनके हाथ में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम विदेश मंत्री थे। पंचशील समझौता जो है इन्होंने ही किया था। 29 अप्रैल 1954 को नेहरू व चाउ उन लाई के बीच में हुआ था। 1960 में सिंधु नदी समझौता हुआ था। 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था। समाधि स्थल जो है इनका जो शांति घाट के नाम से बना हुआ है। कार्यकाल में मृत्यु, प्रथम प्रधानमंत्री ये रहे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू के विरोध में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। ये आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट देखिए, इनसे क्वेश्चन यहाँ से आपके बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी समझौता किसके कार्यकाल में किया गया था, कब हुआ था? चीन का आक्रमण 1962 में। नेहरू जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? शांति घाट कहलाता है। और आपके पंचशील समझौता किससे संबंधित है? तो ये सभी इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट थे आपके गुलजारीलाल नंदा, जो कि कार्यवाहक रहे। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। पीएम पद पर विदेश में मृत्यु हुई थी इनकी। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो पीएम पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? विदेश में हुई थी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर। इनके उपनाम हैं भारत के शांति के जनक। भारत में शांति के जनक हैं लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही सरल, सिंपल, सादा जीवन और इनके उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। पंजाब के शेर इनको कहा जाता है और शांति के पुजारी कहा जाता है। 1965 में पाक से युद्ध जीता था इनके कार्यकाल के दौरान। नारा था इन्होंने दिया था, जय जवान जय किसान। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तोपों का मुंह सीमा पर खोल दो, ये इनके द्वारा नारा दिया गया था। तोपों का मुंह किसकी तरफ खोल दो? सीमा की तरफ खोल दो। समाधि स्थल ये खत्म हो गए थे। इनके जो समाधि स्थल है वो क्या है? विजय घाट। सर्वप्रथम मरने के बाद में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मरने के बाद में सर्वप्रथम किसको मिला था? ये मिला था आपके लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी को। इनकी जयंती जो है कब आती है? 2 अक्टूबर, गांधी जी के साथ में इनकी जयंती आती है। इनके बाद में है आपके इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी के नाम से ये बिल्कुल फेमस प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल 1966 से 1977 तक रहा था। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री पद पर इनके 2 बार आपातकाल 1971 और 1965 में आपातकाल लगाया था। 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरान राजस्थान में, कहाँ पर? पोखरान राजस्थान में हुआ था, जैसलमेर के अंदर। शिमला समझौता हुआ था 1966 में। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, जो कि अच्छी तरीक़े से हम जीत गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हीं के कार्यकाल में इनके द्वारा किया गया था, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं।
और इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इंदिरा गांधी 1980 से 84 पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने चलाया था। कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। बेअंत सिंह और कैर सिंह ने इन पर गोली चलाई थी। समाधि स्थल इनके खत्म होने के बाद में जो समाधि स्थल बनाया था वो था आपके इनके शक्ति घाट। कौन सा? शक्ति घाट। और ये राज्यसभा के सदस्य थी। राज्यसभा के सदस्य से ये आपके क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद में इनके मोरारजी देसाई 1977 से 1979 अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को इन्हीं के कार्यकाल में हटाया गया था। मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके और इसको किसमें जोड़ दिया था? लीगल राइट में जोड़ दिया था, कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया था। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चौधरी चरण सिंह 1978 से 80 उप प्रधानमंत्री रहे थे। उस टाइम भाई भी चौहान सबसे कम समय के लिए आसीन हुए थे और इन्होंने कभी लोकसभा का सम्मान नहीं किया, सामना नहीं किया। इंदिरा गांधी 1980 से 84 आपको अभी बता दिया। अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार इन्होंने किया। 7वां कूटनीतिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित इनके कार्यकाल में हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी और इनका समाधि स्थल जो है वो शक्ति घाट है। भारतीय लौह महिला का दर्जा यानी कि आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 इनका कार्यकाल रहा। कितना रहा? 1984 से 1989। युवा प्रधानमंत्री इनको कहा जाता है, बिल्कुल युवा प्रधानमंत्री थे। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये 61वां संविधान संशोधन 1989 मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। 21 से 18 वर्ष। युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, तो इन्होंने क्या किया कि युवाओं की पसंद थे तो इन्होंने युवाओं की जो मतदान की उम्र है उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया मतदान। 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के नाम से है, वीर भूमि। भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक भी कौन है? राजीव गांधी जी हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा था। बीपी सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह अल्प बहुमत की सरकार के दौरान उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर, इनकी सरकार में भी उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल रहे। उप प्रधानमंत्री क्रम की संख्या में ये 8वें थे और व्यक्ति थे 7वें। पीवी नरसिम्हा राव, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखो, ये इनकी पॉलिसी थी। एलपीजी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा जो है इनके ही समय पर दी गई थी। नवपंथशील सिद्धांत दिया इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव ने। 12वें आपके अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन की सरकार इनकी रही थी। एच.डी. देवगौड़ा, फरक्का नदी जल समझौता जो है एच.बी. देवगौड़ा के समय में 1996 में बांग्लादेश के साथ हुआ था। इंद्र कुमार गुलजार, इन्होंने गुलजार सिद्धांत दिया जो पड़ोसी देशों के समन्वय की नीति पर आधारित था। उसके बाद में आते हैं आपका अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1998 से 1999 11 फरवरी और 13 फरवरी 1998 दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया। फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र और दिल्ली से लाहौर बस चलाई। 1999 में कारगिल दुआ ऑपरेशन विजय चलाया था इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 आगरा शिखर वार्ता पाकिस्तान के साथ और 13 दिसंबर 2001 भारत संसद पर आतंकी हमला हुआ था कार्यकाल के दौरान। उसके बाद में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 इनका कार्यकाल रहा था। ये एक बहुत ही अर्थशास्त्री, विद्वान अर्थशास्त्री थे इकोनॉमिक्स के मामले में। 2005 पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कूटनीति और फरवरी 2006 मनरेगा चालू किया था। 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना जो है ये किन के कार्यकाल में शुरू हुआ था? ये हुआ था आपके कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था।
उसके बाद में आपके 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार का कानून जो है इन्होंने लगाया था। RTI किसने चालू की थी? ये इनके कार्यकाल में चालू हुई थी। अक्टूबर 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 2008 अमेरिका के साथ 123 सैन्य नागरिक समझौता हाईटेक समझौता इनके कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद में है आपका 18वें नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से 2028 तक अभी लगातार ये रहे हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके कार्यकाल में कौन सा कार्य हुआ था, क्या परिवर्तन, क्या कार्य किए गए थे। देखिए उसके बाद में आती है आपके मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। मंत्रिपरिषद में एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल कैबिनेट की मीटिंग में जो भाग लेते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। स्टेट मिनिस्टर जिसमें स्वतंत्र प्रभार वाले अलग होते हैं और राज्य मंत्री अलग होते हैं, ये भाग नहीं लेते कैबिनेट की मीटिंग में। उसके बाद में होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री, ये भाग भी नहीं लेते हैं, ये भी भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, ये सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये होते हैं, यही सलाह देते हैं आपके प्रधानमंत्री को, मेन मंत्री को। उसके बाद में देखिए आपके आर्टिकल 75(2), मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति के प्रति। और 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से, मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होंगे, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पूरी की बात की जाए तो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बनते हैं। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव जीत करके या किसी भी प्रकार लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। ये 75(5) में कहा गया है। 75(6) आर्टिकल 75(6) में मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। आर्टिकल 77 मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति द्वारा डिवाइड किया जाता है और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रस्तावों की सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। विभागों का बंटवारा कौन करेगा? PM करेगा। विभागों को बदल भी सकता है। यदि कोई मंत्रिपरिषद के विरुद्ध वोट करता है तो PM उसे इस्तीफा देने को कहता है। PM इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। मान लीजिए कोई मंत्री जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई वोट कर रहा है तो PM उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकता है और वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश से करता है। PM किस किस का अध्यक्ष होता है? यहाँ देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है PM। बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, इन सभी का क्या है? अध्यक्ष कौन होगा? आपको प्रधानमंत्री होंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। PM की सलाह पर राष्ट्रपति निम्न नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? आपके महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG की, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री विधायिका और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। आर्टिकल 88 कोई भी मंत्री चाहे वह सदन का सदस्य हो या उस सदन में भाग ले सकता है, हो या ना हो, वो उस सदन में भाग ले सकता है, परंतु वोट उसी सदन में दे सकता है जिसका वह सदस्य है। जैसे राजनाथ सिंह लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट किसको देंगे? ये लोकसभा में ही देंगे। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट दी गई है आपके। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहे। गुलजारीलाल नंदा प्रथम कार्यवाहक PM रहे। लाल बहादुर शास्त्री, जिन शांति पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, जिनकी मृत्यु ताशकंद विदेश में हुई थी। गुलजारीलाल नंदा दोबारा PM रहे।
और इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव हार गई थी, इनको राज्यसभा सदस्य बनने के बाद में वे प्रधानमंत्री बने थी। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सबसे बुजुर्ग पीएम भी यही रहे। चौधरी चरण सिंह कभी संसद नहीं गए है। और इंदिरा गांधी जिनकी हत्या कर दी गई थी इस कार्यकाल के दौरान 1980 से 84। राजीव गांधी सूचना क्रांति का पिता इन्हें कहा जाता है। युवा पीएम थे जिनकी उम्र 40 साल थी और इन्हीं के कार्यकाल में वोट की उम्र 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। विश्वनाथ प्रताप चंद्रशेखर युवा तो कहा गया इनको। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक 13 दिन के लिए ये बनाए गए थे। एचडी देवगौड़ा पहले सीएम जो पीएम बने थे, यानी पहले ये सीएम थे जो सीएम रहे हों, ऐसे प्रधानमंत्री पहले थे जो सीएम भी रहे हों। एचडी देवगौड़ा। इंद्र कुमार गुलजार एकमात्र पीएम जो राजदूत थे रूस में। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन 18 और 19 कार्यकाल अब तक हुए हैं। सीएम से पीएम बने प्रत्यक्ष रूप से। और एकमात्र पीएम जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है नरेंद्र मोदी का। उदारीकरण के पिता इन्हें कहा जाता है मनमोहन सिंह को, ग्लोबलाइजेशन के। 6 पीएम ऐसे थे जो पहले क्या थे, सीएम थे। प्रधानमंत्री 6 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो पहले मुख्यमंत्री थे और 7 पूर्व प्रधानमंत्री जो जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। देखिए ऐसे कौन कौन से थे जो पहले सीएम थे। मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे कहाँ के, मुंबई राज्य के। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के और नरेंद्र मोदी गुजरात के। ये 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि पहले सीएम रह चुके हैं। उसके बाद में ये देख लीजिए आप कि ऐसे 7 पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू इन्हें 1955 में दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री 1966। इंदिरा गांधी 1971। राजीव गांधी 1991। मोरारजी देसाई 1991। गुलजारीलाल नंदा 1997। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री कहाँ से बने हैं, उत्तर प्रदेश से बने 6 प्रधानमंत्री और 3 प्रधानमंत्री लोकसभा की सीट से उत्तर प्रदेश से बने हैं। राजीव गांधी जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, लोकसभा सीट थी इनकी अमेठी उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म एमपी में हुआ था, लोकसभा सीट लखनऊ उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी जिनका जन्म गुजरात, लोकसभा सीट वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये 3 सीटें जो हैं प्रधानमंत्री की कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से रही हैं। देखिए अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है किसकी प्रति उत्तरदायी होगी? सामूहिक रूप से लोकसभा के। लेकिन मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रधानमंत्री। निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो एचडी देवगौड़ा जो है ये राज्यसभा सदस्य नहीं थे। बाकी आपके ये इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये जो हैं राज्यसभा सदस्य थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। पहला सही है। दूसरा, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री और राष्ट्रपति के प्रतिशत पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। दूसरा भी सही है। तीसरा, 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये तीसरा गलत है, केवल पहले और 2 सत्य हैं। नेक्स्ट है आपके पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर। इनमें से विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही कालक्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी, डी, ए, ई
BFC, बी सबसे पुराने हैं VP सिंह, उसके बाद में डी चंद्रशेखर। इस प्रकार आपके ये आरोही क्रम बताना है। भारत में मंत्रिपरिषद में से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। यह भी सही बात है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति की यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति करता है। 1, 2 दोनों सही है। निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? राजीव गांधी ने। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का पैनल बताता है? अनुच्छेद 78। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1968 में। कब की थी? 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी अमृत कौर। भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर थे। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? 3री अनुसूची में है। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये बताया गया कि आपके मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। नेक्स्ट है आपके निम्नांकित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं, इन्होंने भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, और आपके इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों जो हैं राज्यसभा सदस्य से प्रधानमंत्री बने थे। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है, यानी मंत्रिपरिषद में कुल लोकसभा सीटों का 15% जो है सदस्य होंगे। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? तो जगजीवन राम का रहा है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। भारत में प्रधानमंत्री डैश होता है, नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, लेकिन मंत्री जो है लोकसभा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किस में नियुक्त होती है? तो ये मंत्रिपरिषद में नियुक्त होती। नेक्स्ट टॉपिक है आपके महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखिए महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 76 में सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख विधि अधिकारी।
पहला और सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी। एक संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। विधि अधिकारी 3, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत का अपर महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI, ये संवैधानिक पद है। और सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया महाधिवक्ता और अपर अधिवक्ता, ये दोनों जो है ये वैधानिक पद हैं। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों विधि अधिकारी हैं, लेकिन महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कैसा है? संवैधानिक पद है। और ये दोनों जो है महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, ये वैधानिक पद हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। महान्यायवादी के लिए योग्यताएं, महान्यायवादी पद के लिए जो है प्रमुख योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखिए, भारत का प्रमुख नागरिक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होनी चाहिए, या हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहना चाहिए, और हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता वकील हो, या राष्ट्रपति किसी भी विधि पारंगत व्यक्ति को चुन सकता है। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसके वेतन जो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है, और कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा सकता है। संविधान में इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति चाहे इसको जब हटा सकता है, जब तक राष्ट्रपति रखना चाहे ना रख सकता है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अधिकार, इनके कौन कौन से अधिकार होते हैं? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में इसे सुनवाई का अधिकार होता है। संसद के किसी भी सदन में भाषण देने और बोलने का अधिकार इनके पास होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता। संसद की समिति का सदस्य हो सकता है ये। महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है? यह आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ब्रिटेन में इसे निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। ये महान्यायवादी को मत देने का अधिकार होता है ब्रिटेन के अंदर, लेकिन भारत के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं होता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और मत नहीं दे सकता। ब्रिटेन में ये मत दे सकता है और निम्न सदन का सदस्य होता है। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़, जिनका कार्यकाल था आपके 1951 से 1963 तक रहा है। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आपके KK वेणुगोपाल राव। देखिए, ये KK वेणुगोपाल जो हैं ये 2017 से 2022 तक रहे। कब तक रहे? 2022 तक। वर्तमान महान्यायवादी की बात करें तो ये हैं R वेंकटरमणी। कौन है? R वेंकटरमणी। वेंकटरमणी जो कि आपके 16वें महान्यायवादी हैं, और ये जो KK वेणुगोपाल राव थे ये थे 15वें महान्यायवादी। ये जो है आपके 1 अक्टूबर 2022 को 1 अक्टूबर 2022 से R वेंकटरमणी हैं। 15 अगस्त 1947 को मंत्रालय की संख्या 18 थी। वर्तमान में जो मंत्रालय की संख्या 53 है। सबसे लंबे समय तक मंत्री कौन रहे? राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री, ये सबसे लंबे समय तक मंत्री रहे। भाग 5, संघ की विधायिका 79 से 122 तक ये है। आर्टिकल 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ये आपको ध्यान रखना है। सरला यानी कि से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81, 82 जनगणना के बाद समायोजन, 83 सदनों की अवधि, 84 सदस्यों की योग्यता, 85 में सत्र, सत्रावसान और विघटन, 86 में सदनों को राष्ट्रपति का संदेश, 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, और 88 में है आपके सदनों के अटॉर्नी जनरल, और 89 में है सभापति और उपसभापति, 90 में है सभापति उपसभापति पद रिक्त, और 91 में है सभापति के रूप में उपसभापति। 92 में ये संघ की विधायिका की बात की जा रही है यहाँ पर। 92 में है सभापति उपसभापति को हटाना या विचाराधीन। उसके बाद में है आपके नेक्स्ट है 93, इसमें है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 94 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त या त्यागपत्र के बारे में। 95 में अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के कार्य। 96 में
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हटाना विचाराधीन। 97 में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वेतन के बारे में बताया गया है 97 में। 98 में है संसद का सचिवालय। 99 में बताया गया है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में। और 99 में बताया गया है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। और 100 के बारे में आर्टिकल 100 में बताया गया है गणपूर्ति कोरम के बारे में। 101 में सीटों की संख्या। 102 में सदस्यता के अयोग्य ठहराना। और 103 में अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय। और 104 में शपथ से पहले मतदान पर दंड। 105 में है संसद की शक्तियों के बारे में विशेष अधिकार के बारे में बताया गया है। 106 में सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। 107 में विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करना। 108 में सदनों की संयुक्त बैठक। सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बताया गया है। 109 में है धन विधेयक में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 111 में विधेयकों की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। किसका है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। आर्टिकल किसमें? 112 में। 113 में है संसद में प्राक्कलनों की प्रक्रिया। 114 में है विनियोग विधेयक। 115 में पूरक, अतिरिक्त और अनुरक्षक प्रदान अनुदान। और 116 में है लेखा, ऋण, असाधारण अनुदानों पर मतदान। 117 में है वित्तीय विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान। और आर्टिकल 118 में है प्रक्रिया संबंधी नियम। आर्टिकल 119 में है वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित विनियमन। 120 में है संसद में प्रयोग भाषा। और 121 में है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। 122 में है संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। और 123 में है अध्यादेश, राष्ट्रपति की शक्ति। 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। 213 के तहत राज्यपाल, गवर्नर अध्यादेश जारी करता है। अब देखिए महान्यायवादी के ऊपर आधारित MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की संवेक्षण विस्तार से करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76(3) में। नेक्स्ट, महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं? संसद के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। राज्य सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो महालेखा महानियंत्रक होता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही आप कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।